हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डील करने जा रहे हैं, जो बहुत ही धांसू टॉपिक है आपका, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और प्रैक्टिकल दृष्टि से भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो अभी भी एग्जाम में 2022 के नॉर्सेट पेपर में पूछा गया था कि वेंटिलेटर एसोसिएट न्यूमोनिया का जो मेंटेनेंस बंडल फॉलो होता है उसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है। तो उसमें आंसर था कि उसमें एंटीबायोटिक का कहीं भी इसमें जिक्र नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दिया था, वहां पर एंटीबायोटिक देना था। तो इसके बाद में अपन इसको अच्छी तरीके से डील कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले सभी अपकमिंग एग्जाम में ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो बिना समय गवाए इस टॉपिक को डील करते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, जिसे वीएपी के नाम से जाना जाता है, इसमें मेंटेनेंस जो बंडल केयर फॉलो किए जाते हैं आईसीयू में, वो तीन तरीके के बंडल होते हैं। पहला होता है वेंटिलेटर से एसोसिएटेड न्यूमोनिया के लिए, दूसरा होता है फोलिस कैथेटर के लिए और तीसरा होता है सेंट्रल लाइन के लिए। तो उसमें फर्स्ट देखते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया के लिए जो बंडल फॉलो किया जाता है, वीएपी मेंटेनेंस बंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें जब भी पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है, इंट्यूबेशन का मतलब होता है कि पेशेंट के जो एंडोट्रेकियल ट्यूब को डाला जाता है, तो यहाँ पर उसकी सबसे पहले यहाँ पर जब भी उसको इंट्यूबेट किया गया, जब उसके एंडोट्रेकिया में एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली जाती है ट्रेकिया में, तो उसे इंट्यूबेटेड, उस प्रोसीजर को इंट्यूबेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर उसका डेट लिखना होता है कि इंट्यूबेशन कब हुआ था। उसके बाद में डेट, जब भी आप, जैसे कोई पर्सन है वो आज इंट्यूबेट हुआ है, तो 2 3 4 दिन बाद जब भी आप इसको फॉलो करोगे तो यहाँ पे इंट्यूबेशन कब हुआ था तब का डेट लिखना है। लेकिन डेट में आपको जिस तारीख के दिन आप इसको फॉलो करेंगे, जैसे डेली का एक बंडल फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पर आपको जिस तारीख का डेट है वो सेम डेट इसमें लिखनी रहती है। वेंटिलेटरी डे की याद देखने के लिए, जैसे सपोज दैट आज अगर किसी को इंट्यूबेट किया गया है तो आज की डेट इसमें आएगी। उसके बाद में वेंटिलेटरी डे हो गया, यहाँ पर वेंटिलेटरी डेट एग्जांपल के लिए उसका डे 1 हो गया। और उसके बाद में जब भी आप एक्सट्यूबेट करोगे तो इसको पूरा, एक्सट्यूबेशन का मतलब होता है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब को बाहर निकालना की जो प्रोसीजर होती है एक्सट्यूबेशन के नाम से जाना जाता है। तो जब भी आप इसको एक्सट्यूबेट करोगे तो यहाँ पर उसका डेट लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंट्यूबेशन की डेट आएगी, उसके बाद में डेट लिखनी होती है, जो आपका जो डे रहता है उसकी डेट लिखनी है। और जो वेंटिलेटरी डेज है, 1 दिन है, 2 दिन है, जितने भी दिन हो गए तो यहाँ पर वेंटिलेटरी डे लिखना होता है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर दिया होता है, पैरामीटर्स होते हैं टू बी फिल्ड बाय डॉक्टर्स के द्वारा ये फिल्ड करना होता है। उसके बाद में अपना जो आता है मॉर्निंग इवनिंग नाइट का स्टाफ इसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है, इसमें लेकर के 8 से लेकर के 6 तक का इसमें टाइम शेड्यूल होता है। 8 10 12 2 यहाँ से मॉर्निंग, इवनिंग शिफ्ट में हो गया 4 6 एंड 8, नाइट में 10 12 2 4 एंड 6 AM तक का इसमें टाइम एंड 24 आवर्स का इसमें फॉलो करना होता है। एवरी 2 आवर्स में इसको फिल करते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पर है, सबसे पहले होता है हैंड वॉशिंग। या तो आपने हैंड वॉशिंग करना है, जब भी आप पेशेंट को टच करते हैं उससे पहले हैंड वॉशिंग या हैंड रब करना होता है। तो मॉर्निंग में करोगे तो यहाँ पर आपको टिक मार्क करना होता है जो राइट टिक मार्क करना है। आपने हैंड वॉशिंग किया है तो यहाँ पर राइट टिक मार्क करेंगे। उसके बाद में ओरल केयर करनी होती है एटलीस्ट 6 आवरली, इसमें यानी QID पेशेंट की ओरल केयर करेंगे। इसमें ये नहीं कि खुद की ओरल केयर का नहीं है, इसमें पेशेंट की ओरल केयर का आता है कि ओरल केयर एटलीस्ट 6 आवरली पेशेंट की ओरल केयर करनी है। जब भी आप ओरल केयर किया है आपने, आज सपोज दैट आपने 8 बजे ओरल केयर कर दी, उसके बाद में 6 आवरली में 8 के बाद में आता है कि यहाँ पर 2 बजे ओरल केयर की है, तो यहाँ पर आपको टिक मार्क करना होता है। हेड ऑफ द बेड एलिवेशन, इसमें अब पेशेंट का हेड एंड होता है उसको एलिवेट करके रखा है या नहीं रखा है, तो यहाँ पर 35 से 40 डिग्री हेड एंड एलिवेट करके रखना है, तो यहाँ पर टिक मार्क करना है। उसके बाद में फीडिंग पर्सन की जो फीडिंग चल रही है, पेशेंट की फीडिंग है या एनपीओ है, अगर फीडिंग चल रही है टिक करना है, एनपीओ है तो एनपीओ लिखना है। सक्शनिंग आपको सेकंड आवरली या जो भी एसओएस में जब भी सक्शनिंग करते हैं तो इसको फिल करना है। ईटीटी कप प्रेशर मॉनिटरिंग 20 से 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, अगर ईटीटी कप का जो कफ होता है ईटीटी का, यानी जो कप एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है उसका प्रेशर होता है 20 से 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के लेवल में रखना होता है, तो ये उसका प्रेशर आपको चेक करते रहना है। सेडेशन वैकेशन डेली और प्रेशर चेक करते हैं, एवरी शिफ्ट में 8 आवरली चेक करना होता है। सेडेशन वैकेशन डेली, सेडेशन वैकेशन का मतलब होता है सेडेशन की छुट्टियां, और सेडेशन में मेनली यूज किया जाता है
मिडास एंड फेंटा इसमें मेनली यूज करते हैं। तो मिडास फेंटा इसमें मेनली यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आता है कि यहाँ पर सेडेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर सेडेशन वैकेशन है, सेडेशन की छुट्टियां है या सेडेशन नहीं चल रहा है अभी, तो यहाँ पर टिक करना है। चल रहा है तो यहाँ पर क्रॉस करेंगे। असेसमेंट फॉर द रेडीनेस टू विन, विन के लिए, विनिंग का मतलब होता है एक दो प्रकार की विनिंग होती है। एक तो जब बच्चा एनपीओ यानी बच्चा जब माता का केवल ब्रेस्ट फीडिंग करता रहता है और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में जब उसको जो अदर फीडिंग पर शिफ्ट किया जाता है उसे वीनिंग के नाम से जाना जाता है। और दूसरी जो वीनिंग होती है वो होता है जब भी पेशेंट इंट्यूबेशन होता है, तो पेशेंट इंट्यूबेट होने के बाद जब भी उसको रूम एयर पर शिफ्ट किया जाता है, वेंटिलेटर से उसको रूम एयर पर शिफ्ट करते हैं, उसे वीनिंग के नाम से जाना जाता है। तो वीनिंग यानी पेशेंट की ऐसी कंडीशन है या नहीं है कि उसको वीनिंग पर शिफ्ट किया जा सकता है, वेंटिलेटर से हटाकर उसको रूम पे एयर पे शिफ्ट कर सकते हैं। डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस के लिए आएगा। डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस के लिए ड्रग्स चल रही है नहीं चल रही है, कोई पंपिंग यूज कर रही है नहीं कर रही है, या फिर उसको स्टॉकिंग, डीवीटी के प्रोफाइलैक्सिस के लिए डीवीटी स्टॉकिंग लगा रखी है नहीं लगा रखी है, तो यहाँ पर सभी को आपको टिक करके फिल करना होता है। फिर नीचे में यहाँ पर डॉक्टर के सिग्नेचर आते हैं तीनों शिफ्ट में। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पर, अब जैसे आप नर्सिंग ऑफिसर है तो जब भी आप आईसीयू में काम करोगे तो यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करोगे मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट की शिफ्ट में। जैसे यहाँ पर मैंने अपने सिग्नेचर किए हैं, वैसे ही जब आप नर्सिंग ऑफिसर बनकर के आईसीयू में वर्क करोगे तो वेंटिलेटर को फॉलो करोगे, ये वीएपी का जो बंडल, तो वहां पर आपको सिग्नेचर करना होता है। तो इस तरीके से आपको वेंटिलेटर, जो कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए कुछ इस तरीके के क्राइटेरिया को लिया जाता है ताकि उसका वेंटिलेटर से, अब वेंटिलेटर का जो सबसे ज्यादा और कॉमन और सबसे जो घातक होता है या सबसे जो मोस्ट डेंजर होता है वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया होता है, और इसकी वजह से पेशेंट की जान जा सकती है। तो जब भी आप आईसीयू में वर्क करते हैं तो इसका अच्छी तरीके से आपको पेशेंट की केयर पर ध्यान रखना है कि ताकि आपकी वजह से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में देखते हैं सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जैसे क्लैप्सी के नाम से जाना जाता है। और क्लैप्सी का मतलब होता है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जिसे क्लैप्सी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि क्लैप्सी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्लैप्सी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन मेंटेनेंस बंडल। तो नेम, अब इसमें देखिए यहाँ पर पेशेंट का नेम देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर कोई पेशेंट का रामलाल है, श्यामलाल है, जो भी उसका नेम है वो यहाँ पर इसको मेंटेन करना होता है। सीआर नंबर होता है, ये आपकी हॉस्पिटल पॉलिसी के अनुसार उसका एक यूनिक कोड होता है। तो यहाँ पर उसके सीआर नंबर लिखना है। और यहाँ पर आपको आईसीयू में जहां भी आप काम करते हैं, आईसीयू है, वार्ड है, जहां पर पेशेंट की सेंट्रल लाइन लगी हुई है, जैसे अभी पीडियाट्रिक आईसीयू की बात करते हैं तो यहाँ पर आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू और जो भी उसका यूनिट है वो यहाँ पर आपको लिखना होता है। इसके बाद में डायग्नोसिस की बात करते हैं, जो पेशेंट का डायग्नोसिस होगा वो यहाँ पर लिखना है। जैसे किसी पेशेंट को सपोज दैट रीनल फेल्योर है तो यहाँ पर लिखना है उसको रीनल फेल्योर। सेंट्रल लाइन इंसर्टेड ऑफ, अब सेंट्रल लाइन कब इंसर्टेड हुआ उसकी जो डेट होती है, जैसे सपोज दैट किसी पर्सन को आज आपने सेंट्रल लाइन डाला है तो सेंट्रल लाइन जब भी डालोगे तो यहाँ पर उसकी डेट हो गई। तो आज की डेट जैसे 8/12/2022, तो यहाँ पर उसकी आज की डेट लिखनी है। उसके बाद में सेंट्रल लाइन रिमूव, जब भी आप सेंट्रल लाइन को रिमूव करोगे, जब भी उसकी जो डिजीज प्रोसेस से पेशेंट है वो क्योर हो जाएगा, उसके बाद में आपको सेंट्रल लाइन रिमूव करनी होती है। क्योंकि सेंट्रल लाइन से क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको सेंट्रल लाइन जब भी रिमूव करोगे तो तब की डेट डालनी है। सेंट्रल लाइन साइट, अब सेंट्रल लाइन की साइट क्या है, या सबक्लेवियन है या फिर आपकी जुगुलार वेन पे है, आईजेवी है, ईजेवी है, आईजीवी है, जो भी इंटरनल जुगुलार वेन है, सबक्लेवियन है यानी क्लेवियन के नीचे सबक्लेवियन वेन में डाली हुई है, या फीमोरल है। जो भी आपकी जो साइट होती है, जैसे मैंने यहाँ पर किसी पर्सन को, मान लीजिए किसी पेशेंट को यहाँ पर फीमोरल लाइन डाला हुआ था, फीमोरल सेंट्रल लाइन डाला है, तो यहाँ पर आपको फीमोरल साइड पर लिखना है। राइट में है या लेफ्ट फीमोरल पे है तो वो आपको यहाँ पर एंट्री करनी होती है। उसके बाद में
क्लैप्सी बंडल चेकलिस्ट है, यहाँ पर डेट डालनी होती है, डेली की आपको डेट डालनी है और सेंट्रल लाइन का डे कौन सा हो गया, तो ये आपको सब शिफ्ट में इसको फॉलो किया जाता है। इसमें देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट आपको अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि पिछली बार अभी के जो हाल ही एग्जाम हुआ था नॉरसेट का, उसमें पूछा था वेंटिलेटर का, तो अब यहाँ पर पूछा जा सकता है, किसी भी क्लैप्सी का पूछ सकते हैं या फिर फॉलिस कैथेटर वाला पूछ सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो हैंड हाइजीन परफॉर्म, इसमें भी हैंड हाइजीन को हर पेशेंट की केयर करने से पहले सबसे पहला और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रांसमिशन को इन्फेक्शन कंट्रोल करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो आपका हैंड वॉशिंग या हैंड हाइजीन होता है। उसके बाद में नीड ऑफ लाइन यूज हैज बीन रिवाइव्ड एंड रिकॉर्डेड टुडे, जो नीड है लाइन की वो रिवाइड है या उसको रिकॉर्डेड करना है, उसको डेली आपको रिकॉर्ड करना है। ड्रेसिंग इज इंटैक्ट, देखना है कि जो सेंटर लाइन की जो ड्रेसिंग है वो इंटैक्ट है या फिर सोइल्ड है, या फिर उसको जो चेंज या पिछले 7 दिन में वो पिछले 5-7 डेज में चेंज हुई है नहीं हुई है, उसको यहाँ पर टिक करना है। क्लोरहेक्सिडिन 2% इज यूज किया जाता है क्लीनिंग ऑफ सीवीपी। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल के आया है कि क्लोरहेक्सिडिन 2% यूज किया जाता है सेंट्रल लाइन की जो क्लीनिंग होती है, सेंट्रल लाइन साइड की जो ड्रेसिंग की क्लीनिंग चेंज के दौरान सेंट्रल लाइन साइड की जो ड्रेसिंग चेंज करते हैं उस टाइम पे सीवीपी को चेंज कर लेते हैं ड्रेसिंग के दौरान, तो वहां पर क्लोरहेक्सिन 2% का यूज किया जाएगा। एल्कोहल हब डिकंटामिनेशन परफॉर्म बिफोर ईच, अब एक्सेस से पहले आपको एल्कोहल जो हैंड रब्स आते हैं उनका यूज करना है। नर्सिंग, इसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है कि नर्सिंग ऑफिसर के सिग्नेचर करने हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए जब भी आप जाओगे तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। डेट ऑफ चेंजिंग द सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग, सेंट्रल लाइन की ड्रेसिंग कब चेंज हुई थी वहां पर डेट लिखनी है। जैसे मान लो अगर कल सेंट्रल लाइन की डेट चेंज हुई थी 7/12/2022 को, तो यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है। उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ आईसीएन, यहाँ पर जब भी आपके आईसीएन से जॉब स्टाफ आता है तो वो यहाँ पर आकर के यहाँ पर सिग्नेचर करता है, तो ये अपना काम का नहीं है, ये आईसीएन के काम का होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ नर्सेस से जो भी यहाँ पर चेकिंग करने आते हैं वो यहाँ पर इसको सिग्नेचर करके मेंटेन करते हैं इनको। तीसरे नंबर पे आता है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉटी के नाम से जाना जाता है। क्लैप्सी हो गया, वीएपी हो गया एंड कॉटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेंटेनेंस बंडल, मेंटेनेंस केयर बंडल ऑडिट फॉर्म फॉर यूरिनरी कैथेटर। अब यहाँ पर डेट डालनी है, जब भी आप जैसे अगर किसी को आज फोलिस इंसर्शन किया है तो यहाँ पर डेट डाल दो 8/12/2022, 8/12/2022 यहाँ डेट डाल दी। उसके बाद में डे 1 हो गया, आज का आएगा पैरामीटर में यहाँ पर मॉर्निंग इवनिंग नाइट तीनों का एक दिन में तीनों शिफ्ट में इसकी जो एंट्री करनी होती है। उसके बाद में इसमें भी हैंड हाइजीन परफॉर्म, यानी कि देखिए कॉमन चीज है तीनों में हैंड हाइजीन परफॉर्म तो करना ही करना है। जब भी आप पर्सन के पास जाओगे हैंड हाइजीन परफॉर्म करना मस्ट नेसेसरी है, सबसे पहला काम है आपका। उसके बाद में असेसमेंट फॉर द नीड ऑफ द यूरिनरी कैथेटर डन, असेसमेंट करना है कि उसको नीड है यूरिनरी कैथेटर की वो है या नहीं है। उसके बाद में कैथेटर केयर गिवन, आपने उसको कैथेटर केयर दी है या नहीं दी है उसके बारे में। मेटल केयर का मतलब मेटल केयर और मेटल केयर में आती है जो यूरेथ्रल मीटस होता है वहां की आपको केयर करनी होती है। वहां पर पोविडोन आयोडीन होती है, वहां से उसकी क्लीनिंग करके उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ट्रांसफर होता है या उसका इन्फेक्शन होता है उसके चांस को कम करने के लिए वहां पर उसकी मेटल केयरिंग करते हैं। सिंगल यूज ग्लव वाइल एम्प्टिंग, जब भी आप उसको खाली करते हैं तो सिंगल यूज ग्लव्स वाइल एम्प्टिंग, जब भी आपको हर बार जब भी आप एम्प्टी करें उसके जो बैग होता है यूरिनरी बैग को, तो वहां पर आपको हमेशा सिंगल यूज ग्लव का यूज करना है, यानी एक बार ग्लव को यूज करके दोबारा यूज नहीं करना, उसको वापस डिस्कार्ड कर देना है। नो कॉन्टैक्ट बिटवीन जग और बैग और जग के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन के चांस को इंक्रीज कर देता है, इसलिए वहां पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। कैथेटर इज एंकर टू द थाई ऑफ द पेशेंट एंड देयर इज नो शेयरिंग इफेक्ट ऑन यूरेथ्रा, इसका मतलब होता है कि कैथेटर को एंकर किया जाता है यानी कैथेटर को बांधा जाता है। और ये भी क्वेश्चन बार बार में पूछा जाता है एग्जाम में कि कहां पर कैथेटर को एंकर किया जाता है, तो पेशेंट की जो इनर थाई होती है, इनर अपर थाई पर
जो कैथेटर होता है उसको एंकर किया जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि वो उसका शेयरिंग इफेक्ट यानी यूरेथ्रा पर उसका खिंचाव नहीं होना चाहिए, यूरेथ्रा पर उसका कोई शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, फोर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर सकता है, इंजरी कर सकता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा को इंजरी कर सकता है, उसको कोज कर सकता है, डैमेज कर सकता है, वहां से ब्लीडिंग करवा सकता है। तो उसका शेयरिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए, लूज होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं कि यूरिनरी कैथेटर इज कंटिन्यूअसली कनेक्टेड टू बैक। आपका जो यूरिनरी कैथेटर है वो कंटिन्यूअसली कनेक्ट करके रखना है बैक को, ये नहीं कि आप मस्त मौला बन के घूम रहे हैं और उधर से पेशेंट का जो कनेक्टर था वहां पर जो वहां पर फोलिस और जो ट्यूब कनेक्टेड थी बैक की वो हट गई है और वहां से जो यूरिन है वो बेड पे फैल रहा है और बेड में पूरी तरीके से गीला हो गया है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम टाइम पर उसका असेसमेंट करना है कि कहीं पेशेंट का और फोलिस कैथेटर और उसका जो पाइप था बैक का वो कहीं से इंटरकनेक्ट तो है ना, कहीं से डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ ना। उसके बाद में नो किंक प्रेजेंट ऑन द ट्यूब, ट्यूब में किसी तरीके का कोई ट्यूब में किंक नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि ट्यूब में कोई गांठ लगा हुआ है या फिर आप इधर उधर से मुड़ी हुई है तो किंक प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, गांठ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगी, उसका प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने देगी। यूरिनरी कलेक्शन बैग कैप्ड बिलो वेस्ट लेवल बट नॉट ऑन द फ्लोर। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यूरिनरी जो कलेक्शन बैग है हमेशा उसको वेस्ट लेवल जो कमर के लेवल से नीचे रखना है, लेकिन उसको फ्लोर पर टिका कर नहीं रखना है। बेड है तो बेड के नीचे वहां पर हैंग करने का होता है, वहां से उसको लटका के रखना है, उसको कभी भी उसको फ्लोर पर टच नहीं करवाना है, क्योंकि चांसेस बढ़ा देता है इन्फेक्शन के। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होता है, तो सिग्नेचर की जगह पे सिग्नेचर ऑफ द नर्स यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सिग्नेचर कर दिया है, जब भी आप जाओगे आप भी यहाँ पर सिग्नेचर करना है और इस तरीके से सभी बंडल केयर होते हैं उनको फॉलो करना है। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो बंडल केयर से रिलेटेड जो भी आपकी डाउट थे वो सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे या हॉस्पिटल में वर्क करेंगे तब भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आपके लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।